अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ग्लोबल टॉक्स के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा मौज़ू ये स्पेन और पुर्तगाल के मुख्तलिफ जो मामलात हैं, उनके मुतल्लक है और इसके लिए हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उन 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 वो सहाफ़ी भी हैं और सियासी किरदार भी अपना रखते हैं और मुख्तलिफ मामलात पर उनकी बहुत गहरी नज़र होती है और हाल ही में जो यूरोप में सफारतकारों के तबादले वगैरह हुए हैं, उसके मुतल्लक भी उन्होंने ही सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। आप जान गए होंगे, मेरी मुराद मोहतरम ज़िया सैयद साहब से है। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी सर, मैं प्रोग्राम के शुरू में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल प्रोग्राम की जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन है, उसके मुतल्लक बहुत सारी खबरें भी मुख्तलिफ किस्म की गर्दिश कर रही हैं। तो इस बारे में आप क्या रहनुमाई देंगे हमारे नाज़रीन को? जी, मैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया है क्योंकि इमिग्रेशन कंट्रीज़ जो हैं या फ्रेंडली इमिग्रेशन कंट्रीज़ हैं उनमें इटली और स्पेन के बाद जो नाम आता है वो पुर्तगाल का ही आता है। ऑफ़ कोर्स के जी, इसमें ग्रीस भी शामिल है, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बाकी यूरोप की निस्बत इन 2-3 कंट्रीज़ की सारा साल डिफरेंट व्यू से देखी भी जाती हैं, वक़्त टू वक़्त ये चेंज भी होती जाती हैं। तो पुर्तगाल में भी इमिग्रेशन भी सारा साल तकरीबन खुली रहती है और ये सन जी, 2009 से ही इमिग्रेशन पॉलिसी चली आ रही है। और जी। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि जो यूरोप आ जाते हैं या जिनके पास यूरोप का शेंजन वीज़ा होता है, तो वो पुर्तगाल आके ये समझते हैं कि वो लीगल एंट्री ही अकाउंट होती है। हालाँकि वो जो कवानीन है वो ज़रा और तरह से हैं। लीगल एंट्री का इधर हुँ, कानून ये है कि आप जो शेंजन वीज़ा लेके आए हैं, जो आपके पास यूरोप का शेंजन वीज़ा है, वो अगर वैलिड हुँ, होगा और उसकी वैलिडिटी के दौरान आप पुर्तगाल में एंटर हो गए हैं और एंटर होने के बाद आपने अपनी मुकामी किसी होटल में रजिस्ट्रेशन करवाई है या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराई है, तो उसको लीगल एंट्री अकाउंट किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जी। यूरोप के दूसरे मुमालिक में ही रहते हैं, वीज़ा खत्म होने के बाद इधर आते हैं। और फिर वो आके हुँ, ये हुँ, कहते हुँ। हैं कि हमारा ये यूरोप में लीगल एंट्री है, तो पुर्तगाल में भी वो लीगल एंट्री है। ये लीगल एंट्री वो सही काउंट है। नहीं होती। लीगल एंट्री वो काउंट होती है कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले, वीज़ा एक्सपायरी पीरियड से पहले आप पुर्तगाल एंटर हो गए हैं, चाहे बाय बस आए हैं, बाय ट्रेन आए हैं, बाय एयर आए हैं। आपके पास प्रूफ है हुँ, कि वीज़ा एक्सपायरी से कबल आप पुर्तगाल आए हैं, वो लीगल एंट्री अकाउंट होती है। उसके बाद फिर इमिग्रेशन में सही है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, फिर उसके बाद इधर जॉब्स का प्रोसेस है कि आप जॉब ढूँढें, कॉन्ट्रैक्ट लें। कुछ लोग एग्रीकल्चर में हमारे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं या छोटी-छोटी मिनी मार्केट्स बना के काम कर रहे हैं। फिर वो उस तरह का जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके आप एक इधर फाइनेंस नंबर बनता है, स्कूरो नंबर बनता है, रहायशी एड्रेस बनता है, मेडिकल नंबर बनता है, पाकिस्तान का पुलिस क्रिमिनल बनता है, वो बनने के बाद एक फ़ाइल ऑनलाइन जमा करवाई जाती है। तो उसके बाद ये इसको आप कह सकते हैं कि आप अंडर प्रोसेस हैं। सही है। और इसका अप्रॉक्सिमेटली 9 मंथ से लेके 12 मंथ तक एक टाइम प्रोसेस गुज़रता है, जिसके बाद वो जो आपने फाइल लॉक की होती है, इमिग्रेशन को आपने अपनी डिटेल दी होती है कि मैं इधर काम कर रहा हूँ, इधर रह रहा हूँ, ये मेरा टैक्सीज़ नंबर है, ये मेरा सारा डिटेल्स हैं। उसके बाद वो जब हुँ, केस आपका पास होता है, आपको ऑटोमेटिक एक ईमेल आएगी। उसके बाद आपने हुँ, अपॉइंटमेंट लेनी है इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने पेश हो रहा है अपॉइंटमेंट लेके, तो फिर हुँ, उसको आपने वो इमिग्रेशन ऑफिसर की मर्ज़ी है कि वो आपको कितना फाइन करता है ओवरस्टे रहने का, इल्लीगल रहने का। अप्रॉक्सिमेटली ये हुँ। 600 यूरो से लेके 900 यूरो तक टोटल फीसेस चार्जेस की जाती हैं। तो वो फाइन करने के बाद उसको लीगल स्टेटस दे दिया जाता है। ये एक टोटल जो पीरियड है 1 साल से 1.5 साल का पीरियड है। बहुत सारे लोगों को मिसगाइड किया जाता है या बताया जाता है 3 माह में हो जाएगा, 6 माह में हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। लीगल एंट्री के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है, जो लोगों को पता है। जो इल्लीगल आता है उसके लिए भी यही कानून है,
जो लीगल आता है उसके लिए भी यही कानून है। और जैसे कि अभी आप आज कह सकते हैं, आज 7 मार्च जैसे डेट चल रही है, तो अभी तक इमिग्रेशन के पास जो फाइलें रिव्यू में चल रही हैं या पास होके आ रही हैं, वो लास्ट ईयर की 15-16 मार्च की चल रही है। तो सही है। इस तरह बहुत ज्यादा तादाद यूरोप से पुर्तगाल आती है, डॉक्यूमेंट्स बनवाती है या डॉक्यूमेंट्स के हसूल के लिए मुख्तलिफ तरीकों से आके सारे प्रोसेस कर रहे होते हैं, और बहुत सारी उनको मिसगाइड किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो भी है। तो क्योंकि जी। लोगों को बताया कुछ जाता है, सुहाने ख्वाब कुछ बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, जबकि रियलिटी में कुछ और चीज चल रही होती है। इतनी इजी नहीं है लेकिन इमिग्रेशन प्रोसेस। जी माजरत, जी। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो ये कहा जाता है, ज्यादातर यूरोप में सुनने में आता है जी कि आप यूरोप में मौजूद हैं और आप पुर्तगाल चले जाएं तो वो सेम उसी लाइन में आप खड़े हो जाएंगे, नहीं चाहे नहीं आप यूरोप में इलीगल रह रहे हैं जी। नहीं नहीं नहीं, देखें, इसमें जो इमिग्रेशन के आर्टिकल 88 है उसका मुताबिक यही है कि आप वैलिड वीजा पे पुर्तगाल एंटर हुए हैं, और आके आपने जॉब सर्च की है, आपको जॉब मिली है, आपने प्रोसेस की है। जो लोग इलीगल आते हैं उनके लिए भी यही प्रोसेस है, लेकिन उनकी टैक्स रेशियो डिफरेंट हो जाती है। नॉर्मल जो लोग लीगल हम्म। आके लीगल टाइम पीरियड में आके काम करते हैं, टाइम फ्रेम में आते हैं, उनके लिए वैसे लॉ में ये नरमी है कि वो 6 टैक्स पे करने के बाद इमिग्रेशन में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो सही है। इलीगल आते हैं, विदाउट वीजा आते हैं, उनके लिए 12 टैक्सेस के बाद है, या जो अपना बिजनेस करते हैं या अपने काम शुरू कर देते हैं, उनका भी 12 टैक्सेस के बाद ही है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी ठीक सी है। कॉम्प्लिकेटेड है। लोग, क्योंकि जो सोशल मीडिया है बहुत ज्यादा उस पर बातें चल रही होती हैं, मिसगाइड किया जा रहा होता है लोगों को, कि लोग जब फंस जाते हैं, पैसे दे लेते हैं या मुख्तलिफ कामों में उलझ जाते हैं, फिर बातें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। तो वो एक बहुत हार्ड है, इतना इजी प्रोसेस नहीं है, एक हार्ड प्रोसेस है। हम्म। और बहुत सारे दोस्त जो स्पेन से आते हैं या फ्रांस से या दूसरे कंट्री से आते भी हैं, तो वो कहते हैं कि पुर्तगाल में खाना पीना, रहायश, ये काफी चीजें एक्सपेंसिव वो फील करते हैं कि एक्सपेंसिव है, क्योंकि मिनिमम वेज इधर 660 यूरो है जो पर मंथ है, और हमारे लोग हम्म। ज्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सही। इधर टोटल लीगलाइज जो अभी तक इमिग्रेशन के पास लीगल लोग हैं, जिनके पास लीगल स्टेटस है या लीगल रह रहे हैं, वो तकरीबन 8 से 10 हजार यूरो, 10 हजार पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं, और इतने हम्म। ही इलीगल लोग हैं। 8 से 10 हजार ही इलीगल लोग हैं जिनका अभी कोई स्टेटस नहीं है, जो अंडर प्रोसेस है या प्रोसेस में है या नहीं है, या जिन्होंने टैक्स नंबर ले लिए हैं, या अपनी फाइलें जमा करा दिया, या उनकी फाइलें अंडर प्रोसेस हैं। तो ये टोटल हम्म। कम्युनिटी का जो हुजम बनता है, ये 15 से 20 हजार टोटल पाकिस्तानी कम्युनिटी है। लेकिन इतनी ज्यादा हम्म। तादाद में भी होने के बावजूद भी बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं यूरोप में बैठ के, और क्योंकि तो उनके अपने मजाकी यूरोप मफादात होते हैं। तो पिछले दिनों हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी सुने जिनमें पुर्तगाल के जो गोल्डन वीजा है, या कह लें कि सरमाया सरमाए के जरिए जो नेशनैलिटी या वीजा मिलता है, उसके मुतालिक बहुत बात की गई है। उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितना आसान है स्पेन या दूसरे ममालिक की बनिस्बत? देखें, वो गोल्डन वीजा प्रोसेस में अगर किसी वक्त काफी पाकिस्तानी मीडिया पर्सन जो हमारे पास आते हैं, पुर्तगाल विजिट करते हैं, या हम कभी पाकिस्तान गए हों तो मीटिंग्स हों, एंकर पर्सन या अखबारात के मालकान या एडिटरान, तो वो मैं कभी कभी बात उनसे कह देता होता हूँ कि एक टाइम आएगा, ये नहीं पता कि जल्दी आ जाए या लेट आए, हमें पता होगा या नहीं होगा, हम होंगे या नहीं होंगे। ये पानामा लीक्स के बाद आपको एक पुर्तगाल लीक्स कभी ना कभी जरूर मिलेगी। तो यानी कि ठीक। ये बहुत हद तक सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बहुत सारे इधर इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो गोल्डन वीजा के तहत ही है। गोल्डन वीजा में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदनी होती है जिसकी वैल्यू हम्म। उन्होंने 2,80,000 यूरो से लेके 5 लाख या प्लस इससे रखी हुई है। ये टोटल अमाउंट पाकिस्तानी 3 करोड़ से लेके जितनी मर्जी आप इसको ऊपर ले जाएं, उसके तहत आपको गोल्डन वीजा मिलता है। और वो वीजा सेम वही कैटेगरी है जो हमारा स्टेटस होता है। जैसे जी। कि उसको भी पहले 1 साल का, अभी तो उन्होंने चेंज कर दिया, पहले 2 साल का कार्ड मिलेगा, फिर 3 साल का कार्ड मिलेगा। और उनको ये रायत होती है गोल्डन वीजा वालों को, वो सिर्फ 10 डेज साल में सिर्फ 10 दिन पुर्तगाल में रहें। कोई उन पे पाबंदी नहीं है कि ज्यादा टाइम इधर रहना है, सिर्फ 10 दिन कम से कम साल में रहें।
और उसमें वो अपनी फैमिली को रीयूनियन कर सकते हैं, वो यूरोप में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो नॉर्मल हमें जो है हम जो जैसे इधर जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके बिजनेस करके नॉर्मल रूटीन में आके जो प्रोसेस करते हैं, तो हम 1 साल में 89 डेज आउट ऑफ पुर्तगाल रह सकते हैं। क्योंकि इस पे भी बहुत सारी कंफ्यूजन चलती रहती है, लोग मिसगाइड करते हैं, नहीं आप कार्ड पे जितना मर्जी है बाहर जाके रहें या यूरोप में जाके काम करें, तो ये सब कुछ इलीगल अकाउंट होता है। 89 डेज 1 ईयर के लिए अकाउंट है, और ये ड्यू टू लॉ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और गोल्डन वीजा में मोस्टली ये होता है कि जो इमिग्रेशन सॉलिसिटर्स हैं या कंपनीज जो इमिग्रेशन पे काम कर रही हैं गोल्डन वीजा पे स्पेशली फोकस करके, वो यूज्ड बिल्डिंग्स बेच देते हैं वेरी हाई प्राइसेस पे, और उसकी क्योंकि अपनी मर्जी से वो उसकी बोली लगवा लेते हैं कि ये इतने की है, डॉक्यूमेंट्स में शो कर देते हैं कि इसकी मालियत ये इतने मिलियंस की है। हालांकि वो जब जिसने ली होती है उसको 2-3 साल बाद जाके पता चलता है कि वो उस वक्त भी उतनी वर्थ नहीं कर रही होती जो उस वक्त है। तो वो गोल्डन वीजा की जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में की जा रही है, वो हम देख रहे हैं बहुत सारे पाकिस्तानी आ रहे हैं, बहुत सारे चाइनीज आ रहे हैं, बहुत सारे अरबी भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके सोर्सेज यूज किए जा रहे हैं पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट के। गुज़श्ता 5-10 साल में हमने देखा बहुत बहुत बड़े पॉलिटिकल पाकिस्तान के नाम इधर आए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो हमारा तो वैसे आम बंदे को ये मशवरा होगा कि जो गोल्डन वीजा के लिए आते हैं वो इधर आके बिल्कुल गोल्डन वीजा करें। हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बजाय प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो जाता है, नॉर्मल देखने में भी आया है, फिर लोगों के मामला भी सुनने में आते हैं बहुत सारे। तो उससे बेस्ट है कि आप इधर किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइज खोलें या आप अपना बिजनेस खोलें, 20 लोगों को जॉब दें, 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दें या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें, उसकी बेस पे भी वो गोल्डन वीजा हो जाता है। आप जॉब इधर क्रिएट करें, आप इधर एक बिजनेस प्लान के साथ जॉब क्रिएट करें, बजाय इसके कि आप बिल्कुल एक अपार्टमेंट ले लें, एक विला ले लें और उस पर गोल्डन वीजा की गेम कर लें, तो वो कल को आपको लॉस भी हो सकता है। जी। तो ये तो हमारी इमिग्रेशन के हवाले से बातचीत हो गई। तो पिछले कुछ दिनों से बल्कि काफी अरसे से खबरें आ रही हैं कि स्पेन, पुर्तगाल और पाकिस्तान के दरमियान दोहरी शरीयत के हवाले से बातचीत हो रही है और ये आखिरी मराहिल में है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ खासकर स्पेन के सियासतदानों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, स्पेन का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये स्पेन और पुर्तगाल का जो पाकिस्तान के साथ दोहरी शरीयत का मामला है, इसके मुतल्लिक आप क्या कहेंगे कि ये कहाँ तक पहुंचा है और इसमें कितनी उम्मीद है कि ये हो जाएगा? जी, मैं इसमें ये बताता चलूँ कि ये तो वैसे तो आम पाकिस्तान की हमेशा जरूरत रही है या रहती है, जिनका लिंक अपने आबाओ अजदाद से रहता है, अपने मुल्क से रहता है, अपनी कम्युनिटी से रहता है, तो वो तो हमेशा ये चाहेंगे कि ये जो है ये ड्यूल नेशनैलिटी का मुआहदा या ड्यूल नेशनैलिटी का प्रोसेस जरूर हो और जल्द अज जल्द हो। तो लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं सियासत करते हैं इस पे। स्पेन का ड्यूल नेशनैलिटी के जो मुआहदा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी इजाजत दे दी हुई है, उसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पुर्तगाल का अंडर प्रोसेस है, वो भी इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल विद इन 1 मंथ आ जाएगा। नॉर्वे का लास्ट वीक में हो गया है, जर्मनी का हो गया है, बहुत सारे कंट्रीज का हो गया है। इवन के यहाँ तक कि मैं एक स्टडी रिपोर्ट कर रहा था कि आइसलैंड का हो गया। आइसलैंड में टोटल 7 पाकिस्तानी है, और वो नॉर्डिक रीजन में आता है, छोटा सा कंट्री है। तो 7 पाकिस्तानी जिस कंट्री में आइसलैंड में रह रहे हैं, अगर उसका हो सकता है तो बाकी का भी इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन इसका एक तरीकाकार है, ये प्रोटोकॉल एक MOU साइन किया जाता है जिसके तहत ये मामला चलते हैं। वो क्या प्रोटोकॉल है? वो ये है कि आप ये ऐसे ही ड्यूल नेशनैलिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं दे सकती। ये यूरोपियन बहुत सारे हैं, स्पेन की गवर्नमेंट ने इसकी, गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने परमिशन दे दी, इटालिया ने दे दी, फ्रांस ने दे दी, नॉर्वे ने दे दी, पुर्तगाल ने दे दी। इधर की गवर्नमेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपीय यूनियन के काफी कंट्रीज जो हैं उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के साथ ड्यूल नेशनैलिटी का फायदा करने के लिए। ड्यूल नेशनैलिटी का बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि आपके जो असासे पाकिस्तान में है वो वैसे के वैसे रहेंगे, आप पाकिस्तान के साथ वैसे ही रहेंगे, आप पाकिस्तान के भी शहरी रहेंगे और इधर के भी शहरी रहेंगे। और इसमें दोनों ममालिक की वजारत खारजा और वजारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरोज इन्वॉल्व होते हैं। ये एक वन कंट्री का मुआहदा नहीं होता कि पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया तो स्पेन वाले मानेंगे नहीं या पुर्तगाल वाले नहीं मानेंगे। इस पे
थ्रू प्रॉपर चैनल वर्क होता है। 10-10 20-20 साल से ये वर्क हो रहे थे, हो गए हैं। काबीना डिवीजन ने इनकी मंजूरी दे दी है, कुछ कंट्रीज की दे दी है, कुछ की पेंडिंग है, कुछ की इंशाल्लाह आने वाले दिनों में होगी। लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे मामला MOU साइन नहीं हो सके बहुत सारे कंट्रीज के दरमियान। जैसे कि स्पेन और पाकिस्तान का मुआहदा नहीं हो सका, पुर्तगाल और पाकिस्तान का मुआहदा नहीं हो सका, क्योंकि ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं विजिट की है। तो इसमें सियासतदानों की ऑफिशियली विजिट की जरूरत नहीं होती, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उनके विजिट की जरूरत होती है। वजारत हारजा के हुकाम होंगे, वजारत दाखिला के होंगे, जो इंटरपोल डिवीजन है यूरोप का, यूरोपोल के हुकाम की परमिशन होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरोस की होती है। ये सारे हुकाम एक बाकायदा एक MOU तैयार करते हैं, उस पर साइन किया जाता है। फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज उस पर वर्क करती हैं। ये नॉट फॉर वेरी इजी कि एक बंदे ने कह दिया, ये गवर्नमेंट ने लेटर इशू कर दिया, ये प्रॉपर वर्क चाहता है। और इस पे कई कई दहाइयों से, कई कई साल से वर्क होता रहता है। यूरोप में बहुत सारे सियासतदान अक्सर आते रहते हैं, हम और आप देखते हैं, या जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ पाकिस्तानी को वो बहुत कैश करते हैं। वो इसलिए उन बेचारों की इधर जगह चाहिए होती है, पनाहगाह चाहिए होती है, तो वो इसलिए बातें करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। आप आज भी किसी भी नहीं मिनिस्टर को, नहीं सर, ओवरसीज मिनिस्टर को पूछ लें। जी जी। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये बात तो आपने क्लियर कर दी कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो डेलीगेशन हैं उनकी बातचीत हो रही है। हमने पिछले दिनों ये भी सुना था कि हाँ जी पाकिस्तान ने ये मंजूरी दे दी है। तो अगर पाकिस्तान क्या यकतरफा तौर पर इस चीज की मंजूरी दे सकता है कि हाँ जी हम स्पेन के साथ दोहरी शहरियत के नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि अभी पुर्तगाल की हम हिस्ट्री देखें तो 2010 के बाद कोई ऑफिशियल विजिट नहीं हो सका दोनों मिनिस्ट्रीज के दरमियान। वजारत हारजा या वजारत दाखिला के लेवल पर MOU कोई साइन नहीं हुआ। 2010 के बाद कोई विजिट नहीं हुआ, बहुत सारे मामला पेंडिंग हैं, बहुत सारे मामला डिले हैं। ठीक है, इसी तरह ही कोई भी मुल्क वन साइडेड डिसीजन नहीं ले सकता। इस पे ऑफ कोर्स के आपका कौंसलेट है बार्सिलोना में, वो वर्क कर रहा है, आपकी एम्बेसिया मैड्रिड में वो वर्क कर रही है। ऑफ कोर्स के कुछ दोस्तों ने माजी में कोशिश की होगी, कम्युनिटी ने एप्लीकेशन दी होगी एम्बेसडरों को, या कुछ ना कुछ किया होगा कि जिस पर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा होगा। फिर दोनों कंट्रीज की जो अथॉरिटीज होती हैं वो इस पर मीटिंग करते हैं कि ये इस वक्त की जरूरत है। इटली का मुआहदा है तो क्या इस पे पाकिस्तान की वन साइडेड गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान लिखेगा, ये फिर भी कहेंगे हम सोचेंगे, हम डिस्कस करेंगे। अप्रूवल मीन्स अगर NOC गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जारी करते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर देती है, तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों तरफ से मामला चल रहे थे। वन साइडेड मामला पे कभी NOC नहीं जारी होता, क्योंकि ये ऑफिशियल है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, बाकी सिनेरियो ब्यूरोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ का जो है वो उधर को उधर ही रहता है। वन साइडेड ना तो स्पेन का कभी हो सकता है, ना स्पेन कह सकता है। हाँ ये है कि जब डायलॉग शुरू होने जाए, बात होने शुरू जाए, स्टार्टिंग में कहा जाता है, स्पेन कह सकता है कि हम हमारा कहीं पे इसकी हम इजाजत नहीं देंगे, तो पाकिस्तान वर्क कर ही नहीं सकता उस पर। अगर स्पेन कहेगा हमने वर्क करना है तो करेगा। अभी आप देखेंगे जर्मनी ने MOU करने जा रहे, इसी साल बहुत सारे MOU होंगे यूरोपीय यूनियन में। नॉर्वे का हो जाएगा, नॉर्वे का नोटिफिकेशन हो गया, जर्मनी का हो जाएगा, स्पेन का भी हो जाएगा इंशाल्लाह, पुर्तगाल का भी हो जाएगा। काफी कंट्रीज के MOU पेंडिंग है। वजारत हारजा के डेलीगेशन जैसे ही कोरोना के हालात ठीक होंगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आना जाने मामला शुरू होंगे, तो इंशाल्लाह वो बेहतर होंगे। लेकिन वो क्योंकि आप देखें ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कंट्रीज में, अगर इस तरह के मामला ना हो तो एम्बेसीज बनाने की, सफीर लगाने की, इन चीजों की जरूरत नहीं आती। बहुत सारे मामला सफारत हमें देखने होते हैं, ट्रेड को देखना होता है, वीजा, इमिग्रेशन पॉलिसी, कम्युनिटी को किन किन मसाइल का सामना है, कम्युनिटी के लिए बेस्ट पॉलिसी क्या है। जैसे कि अभी वीजा सर्विस शुरू हुई है, उस पर भी टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त जो यूरोप में ज्यादातर आए हुए हैं, वो इतने तालीम याफ्ता नहीं है कि वो ऑनलाइन सर्विसेज को खुद हैंडल कर सके। तो इन चीजों के लिए ही सफारतकारी की जाती है। सफारत खाने ही कम्युनिटी के मसाइल को आला हुकाम तक लेके जाते हैं। ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं पॉलिसियां बना के हुकूमतों से मंजूर करवाते हैं। ये तो आप कह ही नहीं सकते कि अगर पुर्तगाल नहीं चाहता तो पाकिस्तान रेडी हो गया, या स्पेन नहीं चाहता तो पाकिस्तान रेडी हो गया। ये कभी भी नहीं हो सकता। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही होती है, दोनों तरफ से होती है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड सबसे एंड में नोटिफिकेशन जारी करेगी, ऑफ कोर्स उसी वक्त करेगी जब दोनों कंट्रीज का इंटरेस्ट होगा, दोनों कंट्रीज ने उस पर पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया हो।
जी, हमारे एक दोस्त ने, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन किया है अशरफ मुगल साहब ने कि क्या जो स्पेन के नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, वो जैसे इंग्लैंड में अपने बहन-भाइयों को या वालिदैन को बुलाते थे, तो वो पुर्तगाल में भी ऐसे बुला सकते हैं? जी, जी, जो यूरोपियन सिटीज़न होल्डर हैं या परमानेंट रेज़िडेंस होल्डर हैं, वो पुर्तगाल में आकर अगर आते हैं, तो वो अपना स्पेन का तो मैं इतना नहीं जानता, पुर्तगाल में अगर वो आके इधर अपना घर लेते हैं, इधर जॉब शो करते हैं, तो अपनी फैमिली को विद इन 6 मंथ बुला सकते हैं। जी, ठीक। उसमें अच्छा सर, जो आप फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, उसमें आपके पेरेंट्स हैं और आपके बीवी बच्चे हैं। और इसकी भाई इसकी को जो नहीं। मंजूरी होती है, ये इधर से पुर्तगाल से ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक लेटर देती है, और वही लेटर जी, पाकिस्तान में पुर्तगाल के सफारतखाना में जमा होता है, जिसकी बेस पे शॉर्ट टर्म वीजा इशू हो जाता है, बाकी प्रोसेस फिर इधर आके होता है। नहीं, उनका सवाल था कि वो बहन या भाई को बुला सकते हैं? जी आपने नहीं, उसको वालिदैन नहीं, और बच्चों का। नहीं स्पॉन्सर कर सकते हैं, जी। लेकिन इंडिविजुअली स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन वो जो हुँ, फैमिली रीयूनियन में है, उसमें सिर्फ पेरेंट्स आते हैं और हुँ। अपने बीवी बच्चे आते हैं। स्पॉन्सर वो कर सकते जी, ठीक। सही है, स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो फिर गवर्नमेंट की जवाबदीद होती है कि वो वीज़ा दे हैं। या वो ना दे। नहीं, वो जो स्पॉन्सर किया जाएगा वो एम्बेसी की जवाबदेही हो जाएगी, जो सफारतकार होगा हुँ। वो है। जो फैमिली रीयूनियन के इशूज हैं, वो पुर्तगाल में ही उसके लेटर्स इशू कर दिए जाते हैं, जो पाकिस्तान भेजे जाते हैं सिर्फ वीजा लगने के लिए। जी, ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों मुख्तलिफ सफ़ीरों के जो हमारे यूरोप में तबादले हुए हैं और बहुत कुछ अपने टेन्योर ख़त्म करके वापस गए हैं। तो इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएँगे? कुछ तफ़सीलात फ़राहम करें। जी, ये एक रूटीन वाइज तबादला जात थे, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज में शिफलिंग कहते हैं। ये एक शिफलिंग का एक हुँ, हुँ। के तहत हुए हैं। वजारत खारजा ने कोशिश की है कि पाकिस्तान से बहुत सारे नए सफारतकारों को या बहुत दूर से कंट्री से सफारतकार को इधर तयन किया जाए। उन्होंने यूरोप के अंदर जो मौजूद हैं, उनको ज्यादातर एक दूसरे कंट्री में लगाया है, जैसे कि स्पेन में जो नए सफीर आ रहे हैं वो हॉलैंड से आ रहे हैं, पुर्तगाल में जो नए सफीर हुँ, आ रहे हैं वो स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं। तो ये इंटरचेंज किया इन्होंने यूरोप के अंदर जितने ज्यादा थे। अब 2-3 लोगों को, जैसे कि हॉलैंड में जो सफीर आ रहे हैं, वो हमारे एक सीनियर सहाफी रहे हैं, आप जानते हैं, मुस्तनसर फैन, उनका साहबजादा उधर, उसको सफीर लगाया गया, एडिशनल सेक्रेटरी थे वो फॉरेन ऑफिस में, उनको हॉलैंड में लगाया गया। तो ये सफारतकारों के एक रूटीन वाइज तबादला जात हुए हैं, क्योंकि हुँ। कोरोना वायरस चल रहा है, तो एंड ऑफ दिस मंथ तक तमाम सफारतकार अपने अपने पोस्टों पे चले जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर सफारतकार जो चेंज हुए हैं, जिनकी जगह पोस्टिंग्स की गई हैं, वो जो पोस्टें खाली थी, कुछ रिटायर हो रहे थे, हुँ। कुछ हो चुके हैं, तो उनकी जगह पे की गई है। मजीद आइंदा दिनों में भी सेनेट के इलेक्शन के बाद आपको मजीद चेंजिंग कुछ दिनों तक मजीद तबादला जात कौंसलेट लेवल पे, हेड ऑफ चांसलरी लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो हमारी यूनियन या हमारी जो एसोसिएशंस हैं पाकिस्तानी यूरोप में काम कर रही हैं, उनकी गुज़ारिशात, उनकी सिफ़ारिशात या उनका कितना अमल दखल होता है कि हाँ जी, सफारतकारी के सफारतकारों की तैनाती में? ये बिल्कुल एक क्या सराहनीय ही हो सकती हैं, या बहुत ओछापन ही हो सकता है कि अगर इसको हम प्रमोट करें इन चीजों को, कि ये सियासी बुनियादों पर तबादले हो गए हैं, नहीं, ये ऐसे हो गया है, वैसे हो गया। ये आप बात ना करें। आप भी जानते हैं और सारे लोग जो सोशल मीडिया पे यूरोप में रहते हैं, वो जानते हैं कि 2-3 ऐसी एसोसिएशंस हैं, जो वबाल दहंग ये दावे करती हैं कि हम सफारतकारों के तबादलों और ख़ासकर स्पेन और मुख्तलिफ ममालिक में तैनाती में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जी, जी, वो इसमें कहाँ जब तक सच्चाई हमें है? बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, हम भी देखते हैं, हम खुद भी फेस करते हैं, बहुत सारे इश्यूज को हुँ, फेस करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप ये कह हुँ, सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो हमारे उधर इंटेलिजेंस ब्यूरो बैठी हुई है, जब तक वो उनको क्लियर नहीं करते, फॉरेन मिनिस्ट्री हुँ, उस पर एडवाइस नहीं देती। फॉरेन मिनिस्ट्री एडवाइस बना के प्राइम मिनिस्टर को देती है,
वो थ्रू एक प्रॉपर चैनल जाती है, वज़ीर हाजा उसको देखते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को देंगे, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देंगे, एंड ऑफ जब तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल नहीं देनी, दैट्स मीन के नथिंग डन, कुछ भी डन नहीं हुआ। तो प्रेसिडेंट ये कहाँ कहाँ पे इनकी सिफारिश चलेगी? कहीं पे भी सिफारिश नहीं चलती। अगर ये इतने सारे लोगों की एसोसिएशन की सिफारिशें चलती हों तो ये तो हमारी खुशकिस्मती हो जाए कि इतना स्टाफ तो पाकिस्तान से मंगवाने ना पड़े। बहुत सारे लोकल पाकिस्तानी जो लोकल पुर्तगाल में है या स्पेन में है, इटली में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, बरतानिया में है, जो बहुत एजुकेटेड है लोग पाकिस्तानी पढ़े हुए, तो वो स्टाफ उधर से क्यों नहीं तैनात करवा लेते? लोकल लोगों को क्यों नहीं प्रमोट करते? पाकिस्तान से क्यों बुलवाया जाता है उनको? तो फिर पता चले कि एसोसिएशन वाकई एक्टिव है, एसोसिएशन के वाकई ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उनको सुनती है या बाकी मिनिस्ट्री सुन रही है पाकिस्तान की। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल एक फजूल बात है। अगर ऐसी है तो फिर ये ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे यंग जनरेशन है, उनको क्यों नहीं एडजस्ट करवाते सफारत खाने? ठीक। अच्छा, अब आखिर में जैसे हम एक अहम मौजू पे बात करना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह हम सफारतकारी के मामले में बढ़के होती हैं, इसी तरह कश्मीर और उसके मामले पे भी बढ़के लगाई जाती हैं। तो ये खबरें आ रही हैं कि इंडियन वजीर आजम मोदी जो हैं वो पुर्तगाल का दौरा करने वाले हैं। तो इसके मुतल्लिक तफसीलात थोड़ी सी फराहम करें। जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को दावत दी गई है। यूरोपीय यूनियन के सरबराहों का इजलास होने जा रहा है पुर्तगाल के शहर पोर्तो में, और पॉसिबल है कि वो यूरोपीय यूनियन के सरबराहों के इजलास से खिताब करेंगे, और उस दौरान यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड मुआहदा की एक उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। और इसकी हतमी डेट का भी ऐलान नहीं किया गया। ये पॉसिबल डेट्स जो हैं 5 मई से लेके 20 मई के दौरान उनका दौरा मुतवक्को है पुर्तगाल का, जिस पर तैयारियां जारी हैं, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। इन्विटेशंस और बाकी मामला पर काफ़ी एक्टिविटीज मकामी तौर पर सोशल मीडिया में देखने में आ रही हैं कि उनका दौरा मुतवक्को है। वो यूरोपीय यूनियन के सरबराहों से के इजलास में शिरकत करेंगे, यूरोपीय यूनियन के ट्रेड मिनिस्टरों के इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें ईयू इंडिया ट्रेड का 16वां इजलास होगा। तो इसमें हम ये जरूर चाहेंगे ये 5 मई से लेकर 20 मई के दौरान मुतवक्को जो उनका दौरा है, पूरे यूरोप में माशाल्लाह बहुत ज्यादा कश्मीर की तहरीकें हैं, पुर्तगाल में बहुत ज्यादा हमने काम किया है, बहुत सारे कश्मीरी ग्रुप्स भी हैं पुर्तगाल में, बहुत सारी तंजीमें भी हैं, और पूरे यूरोप में माशाल्लाह बहुत ज्यादा जोश और जज्बा उनमें देखने को मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही डेट अनाउंस होगी, हम इंशाल्लाह तमाम मीडिया पर्सन को भी बताएंगे, कम्युनिटी को भी सोशल मीडिया के जरिए भी मैसेज जरूर कन्वे करने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी को मैसेज जाए कि तमाम दोस्त उस टाइम पीरियड में, उस टाइम पे अपनी मदद आपके तहत, अपने सोर्सेज के तहत पुर्तगाल के शहर पोर्तो में तशरीफ लाएं और कश्मीर की आवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हुए अपना प्रोटेस्ट करें। इसके लिए सिख कम्युनिटी के साथ हमने कोऑर्डिनेशन की है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी कोऑर्डिनेशन चल रही है, कश्मीरी कम्युनिटी के साथ भी कोऑर्डिनेशन चल रही है। हम मुकामी सतह पर काम कर रहे हैं, और हम यही मैसेज यूरोपीय यूनियन में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम कश्मीरियों को, तमाम कम्युनिटी एसोसिएशंस को, ग्रुपों को, मीडिया पर्सनस को ये मैसेज देते हैं और कन्वे करना चाहते हैं कि आपके थ्रू के वो तैयारी रखें। उनको जल्द हम इस सिलसिला में मैसेज पहुंचा देंगे कि कौन सी डेट उनकी फाइनल हुई है। 5 मई से लेके 20 मई तक उनका दौरा मुतवक्को है पुर्तगाल का, और ये 2018 के बाद उनका पहला 2 साल, यानी कि 2 साल के टेन्योर में उन्होंने किसी यूरोप का दौरा नहीं किया। 2 साल बाद वो यूरोप के किसी दौरे पे आएंगे। तो कश्मीरी कम्युनिटी को और कश्मीरी निसाद कम्युनिटी को स्पेशली इस पे जरूर आवाज उठानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और हम उनके साथ हैं, उनके शाना बिशाना है। लेकिन जैसे कि आपने पहले भी एक दो और खबरों में भी आ रहा है, लेकिन जो कश्मीर के हवाले से तंजीमें काम करती हैं यूरोप में, उनकी तरफ से कोई ऐसी तैयारी या उनकी तरफ से कोई बयान या प्रोग्राम या कोई तैयारी नहीं नजर आ रही
और दूसरी तरफ कुछ जो तंजीमों के रहनुमा है, उनका ये भी कहना है कि हाँ जी, वहाँ पर जो लोग हैं वो हमें इनवाइट करें या वो हमारे जो अखराजात हैं उसमें हमारे साथ तावन करें, तो ये चीजें किस हद तक मुमकिन होती हैं? देखिए, ये तो अगर इस तरह की किसी की सोच है या किसी का मुतालबा है तो ये तो वो बेहतर समझते हैं। जो हमने पुर्तगाल में जितनी देर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम किया है, कश्मीरी हेलो। कम्युनिटी के लिए काम किया है माजी में, या अब भी कर रहे हैं या आइंदा करेंगे, तो वो अपनी मदद आपके तहत ही तमाम मामला किए जा रहे हैं। उसमें किसी किस्म की हमें फंडिंग हासिल नहीं हुई। अगर आप बरतानिया की मिसाल लें, आप जनेवा स्विट्जरलैंड की मिसाल लें, आप यूरोपियन पार्लियामेंट की मिसाल लें, तो तमाम लोग यूरोप बाहर से आज खुद अपने सोर्सेज पर ही पुर्तगाल से भी लोग उधर खुद ही जाते रहे हैं, अपने सोर्सेज पे जाते रहे हैं, कश्मीर के लिए जाते हैं, कश्मीर के काज के लिए जाते हैं। हमारे पास मुकामी सतह पर इस किस्म की ना तो कोई फंडिंग है, ना हमें कभी मिली है, ना हमने कभी कोई ऐसे सोर्सेज पैदा किए हैं। हम तो अपनी मदद आपके तहत ही तमाम मामला को चला रहे होते हैं। और अगर ये बात की जाए कि किसी को पता नहीं है, तो हमने गुज़श्ता माह तमाम बरतानिया से शाया होने वाले अखबारात में बकायदा इस पे खबरें आ चुकी हैं, इस पे मैसेजेस पे हम गुज़श्ता लास्ट वीक मेरी कौंसल जनरल बार्सिलोना से भी बात हुई थी। तो हम तो कंपेन कर रहे हैं। देखना यह है कि अब जज्बा किसमें कितना जज्बा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कितना आगे बढ़ता है। इतने सालों से इनकी तहरीकें चल रही हैं, हम देखते आ रहे हैं 15-20 साल से यूरोप में तहरीकें चल रही हैं। स्विट्जरलैंड में कौन इनको इनवाइट करता है, स्विट्जरलैंड में कौन इनके सोर्सेज जनरेट करता है, या लंदन में कौन सोर्सेज जनरेट करता है, या कौन इन्वाइट करता है। ये एक जोशो जज्बा कम्युनिटी में खुद होना चाहिए और खुद आगे बढ़ना चाहिए। जो दोस्त आएंगे, जो जहां तक हमसे हो सका हम इंशाल्लाह ताउन करेंगे। लेकिन क्योंकि हम विदाउट फंडिंग हमेशा काम किया है, तो एक दूसरे के बाजू बन के काम किया है और अपनी इज्जत समझ के काम किया है। और कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम और मज़लूम है, तो कश्मीर खास पर इस तरह की बात करना या इस तरह की सोच रखना, कहीं से फंडिंग मिलेगी, कोई दावत देगा तो जाएंगे, कहीं से फंडिंग मिलेगी तब जाएंगे, कोई बुलाएगा तब जाएंगे। ये एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये आपका मैसेज मुनक़ता करने हो की। गया था ऑनलाइन में, कुछ दोस्तों ने मैसेज किया है, तो आप आहर वाली बात जो है वो थोड़ी सी रिपीट कर दें कि जो हमारा यूरोप में एसोसिएशंस हैं, वो तो अभी इस सिलसिले में कुछ सरगर्म नजर नहीं आती, ना ही उनकी तरफ से कोई प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। और कुछ लोगों का, तंजीमों का कहना है कि हाँ जी, वहाँ की जो मकामी कम्युनिटी है वो हमें इस सिलसिले में कितना अकोमोडेट करेगी। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि जो मकामी कम्युनिटी है वो उनको अकोमोडेट करे, उनके जो एक्सपेंसेस वगैरह है उनको बर्दाश्त करे? तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आपके पास मेरा है ना मीडिया की क्लिपिंग होगी, हमने आपको भी न्यूज कट्स भेजी थी जो हमने मीडिया में पब्लिसिटी की है लास्ट मंथ जी, में, मोदी के दौरे के जी, हवाले से। बाकी जो जी, जी, दोस्त आएंगे उनको भी वेलकम करेंगे। जहां तक हो सका हम सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए मैसेज पहुंचाएंगे। जनेवा में जितने मुजाहरे होते हैं पूरे यूरोप से लोग अपने खर्चे पे जाते हैं। ब्रसल्स में हो तो पूरे यूरोप से अगर जाते हैं दोस्त तो अपने खर्चे पे जाते हैं, लंदन में मुजाहरे हो तो अपने खर्चे पे जाते हैं। हमारे पास ना कभी पहले फंडिंग आई थी, ना कभी जनरेट की है, ना कभी मांगी है, तो ना ही हमारा कोई ऐसा है। हम तो बेलौस काम कर रहे हैं कश्मीर कॉज के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए। तो बेलौस चलता रहेगा, दोस्तों को वेलकम जरूर करेंगे, जो हमारे पास हो सका हम करेंगे। लेकिन इस सिलसिले में हमारे पास कोई फंडिंग ना थी, ना है, ना हमने इसमें किसी से मदद तलब किया। और कंपेन आइंदा भी करेंगे, करते रहेंगे। और देखना यह है कि इतने बड़े बड़े मुजाहरे, इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटी के प्रोग्राम्स पूरे पूरे यूरोप में होते रहे हैं। तो ये मोदी अगर आ रहा है तो ऑफ कोर्स ये उससे कंसर्न है कश्मीर इशू। तो तमाम दोस्तों को खुद आना चाहिए, खुद फंडिंग जनरेट करनी चाहिए और अपने मामला को देखना चाहिए। जो पुर्तगाल में जो मामला होंगे, हमने इजाजत लेने के लिए एक एप्लीकेशन दी है इस प्रोटेस्ट के लिए, इसके। और जो दोस्त आएंगे उनके खाने वगैरह का इंतजाम किया जाएगा। उन मामला को हम लोकल सतह पर जरूर देखेंगे। दावत मीडिया के जरिए होगी, दावत कोई हमसे कांटेक्ट करेगा या कोई किसी के कांटेक्ट दोस्तों के आ गए कांटेक्ट नंबर तो उनको कॉल भी कर देंगे। दावत ये एक ओपन फोरम है कश्मीर, तो इस पे मेरा ख्याल है कोई जी। स्पेशल दावत नहीं हो सकती, कोई इस पे कोई स्पेशल सर इस पे दावत हमको क्या सर फंडिंग है दावत या फंडिंग आ सर रही है या फंडिंग हुई है, ऐसी कोई बात नहीं।
नहीं, ये तो मुश्तरका प्रोग्राम होता है, तो दावत का तो इस में कहीं ज़्यादा ज़िक्र नहीं आया। लेकिन पहला मौका है कि इस तरह ब्रसेल्स में भी मुज़ाहरे होते हैं, बार्सिलोना में भी होते हैं, अ, जेनेवा में भी लोग जाते हैं। लेकिन पहली दफ़ा ये बात खुलकर सामने आई है जी कि फंड्स कैसे आएँगे, फंड्स कहाँ से जनरेट होंगे, ये बात पहली दफ़ा सामने आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, हमने पुर्तगाल में जितना भी हमने काम किया, गुज़श्ता 5 सालों के दौरान विदाउट फंडिंग ही किया। हम तमाम दोस्तों ने एक-दूसरे की जितनी हम ज़िम्मेदारी लगा सकते हैं, कह सकते हैं, हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक काम करता आया है, करता रहा है। हमने तो आज तक फंडिंग जनरेट नहीं की। पुर्तगाल में ऐसी कोई हुँ, हुँ। तारीख नहीं है, कोई बंदा कहे कि ये इन्होंने किसी भी कम्युनिटी के इश्यू पे फंड लिया है, फंड जनरेट किया है, ये किया, वो किया, आपको कभी भी नहीं मिलेगी। जी, शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ओके। आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे अगर प्रोग्राम को अपने कमेंट्स कीजिएगा कि आपने इस प्रोग्राम को आपको कैसा लगा, और बराए मेहरबानी इसे शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।